औसत मान देखते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है इस प्रकार से अपने शिखर मान में पहुंचती है एक दिशा में तथा विपरीत दिशा में भी अपने शिखर मान तक पहुंचती है। ये मान लो 5 एम्पियर है, ये भी क्या होगा, ऋण 5 एम्पियर। तो एक चक्र में यदि इसका औसत निकाला जाए, प्रत्येक पॉइंट पर भी देख सकते हैं, ठीक है ना, परंतु यदि एक पूर्ण चक्र में इसका औसत निकाला जाए तो क्या होगा भाई, इनको जोड़ दीजिए। तो 5 एम्पियर और धन ऋण 5 एम्पियर बटे समय अंतराल होता है, ठीक है ना, एवरेज। तो इसका क्या होगा, औसत मान बटे समय अंतराल, मान लो t है, एक पूर्ण चक्र करने में t समय लग रहा है, ध्यान देंगे इधर। तो क्या होगा इसका, एक पूर्ण चक्र में औसत 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। वो अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है एक दिशा में तथा विपरीत दिशा में उतना ही अधिकतम मान पर पहुंचती है। तो यदि योग करें तो क्या हो जाएगा, 0। तो एक ये सिद्ध करने के लिए कभी कभी आता है लिख के कि एक सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। या कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि बताइए कि एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान क्या होता है, तो क्या होता है भाई, 0 होता है, ठीक है। इसे आई एवरेज से प्रदर्शित करते हैं, AV एवरेज, ठीक है ना, चूंकि आई एवरेज इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसकी व्युत्पत्ति करते हैं, तो 2 तरीके दिए गए हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे प्रूफ कर सकते हैं, मैं दोनों बता दे रही हूँ। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निम्न होता है। किसी क्षण पर ज्ञात करने के लिए हमारे पास समीकरण है, हम जानते हैं I = I0 sin ω t, समीकरण नंबर 1। अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, बराबर I, धारा का औसत मान बोला है तो धारा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, I0 sin ω t बराबर I0 sin ω t का एक पूर्ण चक्र में औसत मान, ठीक है। धारा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, I0 sin ω t का एक पूर्ण चक्र में औसत मान बराबर I0 भाई एक बार प्रत्यावर्ती धारा अपने अधिकतम मान पर है 5 एम्पियर, यहाँ भी ऋण 5 एम्पियर, तो वो बदलेगा क्या, आगे भी यदि देखेंगे तो वो अधिकतम मान 5 एम्पियर ही रहेगा, इधर ऋण 5 एम्पियर, तो ये नहीं बदल रहा है। तो I0 को एज इट इज़ रख दिए, साइन ω t बदल रहा है, देखो कोण बार बार बदलेगा, यहाँ से 90 अंश हो गया, यहाँ 180 अंश, फिर यहाँ 270, फिर यहाँ हो गया 360 अंश। तो कौन बदल रहा है, साइन ω t। तो साइन ω t का एक पूर्ण चक्र में औसत मान, इसलिए इसको कोष्टक में अलग से ले लिए, ठीक है। चूंकि एक पूर्ण चक्र में ω t, ठीक है, ω t बराबर थीटा का मान, ω t बराबर थीटा का मान 0 से 360 अंश तक परिवर्तित होगा, 0 होता है, ठीक है ना। एक पूर्ण चक्र में इस प्रकार से ये 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 90 हो गया, ये 180 अंश हो गया, ये 270 अंश हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया 360 अंश, ठीक है ना। और साइन का यदि 0 से लेकर 90 से लेकर 180 से 270 और 360 में मान देकर और सभी का योग करें तो वो 0 होता है, ठीक है ना। साइन का वैल्यू 0 होता है, 0 से 360 के बीच जितने भी वैल्यू आते हैं उनको जोड़ दे तो, इसीलिए यहाँ साइन ω t का एक पूर्ण चक्र में औसत मान क्या होगा जी, 0। तो 0 को I0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया, देयरफॉर एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। अतः प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा है धारा प्रवाहित होती है तो आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है जी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, परंतु इसका तो औसत मान ही 0 हो गया, पहले पॉजिटिव में गया फिर नेगेटिव में गया,
ठीक है ना। तो ये तो शून्य हो गया औसत मान। तो चुंबकीय धारा ही नहीं है तो चुंबकीय कहाँ से आएगा, चुंबकत्व कहाँ से उत्पन्न होगा। तो इसलिए चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं करती तथा रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक पूर्ण चक्र में उसका औसत मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, वैकल्पिक विधि दिया है इस विधि से भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि धारा का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आई एवरेज कैसे निकालेंगे? तो 0 से t समय तक बहने वाली कुल धारा कितनी होगी बटे कुल समय अंतराल। ठीक है, कुल धारा बटे कुल समय अंतराल। तो 0 से t तक क्या करेंगे, धारा को इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन। कुल निकालना है मतलब योग, समाकलन जो है योग को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो 0 से t तक समाकलन करेंगे किसको, धारा को, इंटू dt। कुल समय अंतराल हमको पता है t है। एक पूर्ण चक्र करने में कितना समय लेता है, t, जितना उसका आवर्तकाल है। ठीक है, तो 1/t बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होगा। i की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा t। ठीक है, लिख दिए। I0 भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा। साइन ओमेगा t वेरिएबल है उसका। अब हम समाकलन करेंगे यदि साइन t का समाकलन करते, dt है ना, तो ये होता माइनस कॉस t, यही पढ़े हैं ना सूत्र से। परंतु यहाँ दिया है साइन ओमेगा t dt, तो यदि इसका समाकलन करेंगे तो होगा माइनस साइन ओमेगा t, और ये ओमेगा एक्स्ट्रा है वो डिवाइड में आ जाता है, जो भी कोफिशिएंट रहता है वो डिवाइड में आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ इंटीग्रेशन लिया साइन 2t dt, तब इसका समाकलन क्या होगा, सॉरी ये कॉस हो जाएगा ना, कॉस होता है माइनस कॉस 2t, और जो कोफिशिएंट है t के सामने आगे वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, समाकलन में ये होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, ओमेगा, तो ओमेगा डिवाइड में आ गया, माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाई ओमेगा। लिमिट लगाना आता है सभी को 0 से t तक। ठीक है, माइनस बाहर ले लिए, ओमेगा को भी बाहर ले लिए, t का वैल्यू बस रखना है तो कॉस ओमेगा t को कोष्टक में रखें। ठीक है, अब हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है, t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या आएगा, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा की जगह रख दिया मैंने 2 पाई बाई टी, और अपर लिमिट भी रखो t की जगह। साथ ही साथ दो काम करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ से मैंने t पहले रखा, माइनस लगाते हैं ना बीच में, अपर लिमिट रख दिए t की जगह कैपिटल T, माइनस कॉस ओमेगा t की जगह रख दिए 0, तो कॉस 0 हो गया। यहाँ ओमेगा की वैल्यू भी मैंने साथ में रख दी है 2 पाई बाई टी, t से t कैंसल, कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई मतलब 360 अंश का मान 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 से 1 कट गया 0, आई एवरेज कितना आ गया 0। अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अब एक पूर्ण चक्र में देखिए, अब अभी तक हम लोगों ने अब आधे चक्र में देखेंगे औसत मान कितना होगा। तो पहले धनात्मक आधे चक्र में देखेंगे, फिर ऋणात्मक आधे चक्र में देखेंगे। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में धनात्मक अर्धचक्र का औसत मान कितना होगा। तो किसी समय t पर प्रत्यावर्ती धारा के लिए सूत्र I = I0 साइन ओमेगा t, समीकरण 1 नाम दे दिए। ठीक है, अब पहले सूक्ष्म के लिए देखते हैं। dt समय में मान लो धारा द्वारा प्रदान किया गया आवेश क्या है, dq है। ठीक है, dt समय में कितनी आवेश प्रवाहित हो रही है, dq। तो हम जानते हैं सूत्र धारा का क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर dq/dt भी लिखते हैं क्या उसको। ठीक है, यदि सूक्ष्म है तो इस प्रकार से लिख देते हैं। तो dq का मान निकालूं मैं यदि, तो कितना आएगा, I × dt आएगा। तो यहीं से लिखा है dq बराबर I × dt। ठीक है ना, तो dq = I की जगह रख दो I0 साइन ओमेगा t, रख दिए dt।
अब ये तो सूक्ष्म के लिए था, dt समय अंतराल के लिए। अब आधा चक्र में कितना समय अंतराल होगा जी? तो एक चक्कर पूरा करने में उसका जितना आवर्तकाल होता है t, उतना समय लगता है। तो आधे चक्र में t/2 समय लगेगा, ठीक है, धनात्मक आधे चक्र में, ठीक है। तो हम समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से t/2 तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से t/2 तक, ठीक है। संपूर्ण को निकालना है हमको। तो धनात्मक अर्धचक्र में प्रदान किया गया आवेश, कितना आवेश जाएगा? q आवेश जाएगा। हमने पहले सूक्ष्म आवेश dq भेजा था, अब कितना आवेश जाएगा? पूरा आवेश q। तो 0 से कहाँ तक पहुँच गया? q तक। कहाँ से कहाँ तक? 0 से q तक बढ़ेगा आवेश, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक? पहले 0 था, आवेश नहीं बह रहा था, फिर 0 से कहाँ तक बहेगा? q तक। और इसको कहाँ तक समाकलन करेंगे? 0 से t/2 तक, ठीक है ना। समाकलन कीजिए। यदि इंटीग्रेशन करते हैं dx, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो उसका होता है x, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन है dq, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब एक का यदि समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? q। x है तो x आता है, q है तो q आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाना आता है सभी को 0 से q तक। अपर लिमिट है q माइनस q0। इसको देखते हैं, अभी किए हम लोगों ने समाकलन। साइन ओमेगा टी का क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो कोफिशिएंट है ओमेगा वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। लिमिट 0 से t/2 तक। पहले अपर लिमिट रख दीजिए, फिर लोअर लिमिट, ओमेगा बाहर कर दिए। काम हमको इससे है। तो माइनस कॉस ओमेगा t/2, टी की जगह माइनस, बीच में माइनस रहता है, और हमारे क्वांटिटी में पहले से ही माइनस है तो उसको कोष्टक में लिख लो। माइनस कॉस टी की जगह 0, तो 0 हो गया। तो q बराबर I0/ओमेगा, यहाँ ओमेगा का मान रखो 2π/t, t से t कैंसल, 2 से 2 कैंसल, पाई बस आएगा, ठीक है ना। और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए +1। 1 को पहले रख दिए, धनात्मक है, माइनस कॉस पाई, ठीक है ना। और कॉस पाई का वैल्यू होता है 180, अंश का मान ऋण 1 रख दिए, ठीक है ना। माइनस माइनस जुड़ गया, तो आवेश q बराबर कितना आ गया? 2I0/ओमेगा। ये समीकरण 3 नाम दे दिए। आवेश का मान आया है। यहाँ हम लोगों ने आवेश का मान क्यों निकाला? क्योंकि हमको धारा का मान निकालना है। किसमें जी? और केवल धनात्मक अर्धचक्र में निकालना है। तो जितना आवेश बहेगा उतनी ही धारा का मान, क्योंकि धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय अंतराल। सभी को पता है कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए धनात्मक अर्धचक्र में कितना आवेश बहेगा ये निकाल लेते हैं, और समय अंतराल तो पता है, आधा t/2, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि औसत धारा कितनी होगी। तो मान लो धनात्मक अर्धचक्र का औसत मान Im ले लिए, मीन भी बोलते हैं ना औसत को, तो Im ले लिए धनात्मक अर्धचक्र के लिए। तो देयर चूँकि dq बराबर क्या होता है? आवेश बराबर, अभी देखें, I/dt, I बराबर dq/dt, तो dq बराबर I/dt, ठीक है। तो आवेश बराबर हम लिख सकते हैं धारा का मान अर्धचक्र में Im, और समय क्या होगा जी? t/2, ठीक है ना। तो यहाँ t/2, हमको केवल धनात्मक अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान निकालना है, ठीक है ना। तो ये हो गया समीकरण 4, ये सूत्र आया। और जब निकाले हैं यहाँ से तो q का मान इतना आया है, समीकरण 3, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो Im t/2 इज इक्वल टू 2I0/ओमेगा। तो Im की वैल्यू निकालना है हमको, धारा का औसत मान, ठीक है। तो पक्षांतर कीजिए, 4I0/2π, ठीक है। ओमेगा का मान क्या हो जाएगा? 2π/t, 2π एज इट इज़ रहा, t ऊपर चला गया, t से t कैंसिल हो गया, ये वाला t नीचे आ गया है ना, और 2 पर चला गया, तो 2 दूनी 4 हो गया ये, ठीक है ना।
एक 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आई एम बराबर आएगा 2I0 अपॉन पाई। 2 अपॉन पाई को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.63, ठीक है ना, I0। इसी को प्रतिशत में यदि देखेंगे तो 63.7% होगा, 100 से गुना नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा की धनात्मक अर्धचक्र में का मान उसके शिखर मान का, उसके शिखर जो मान होगा उसका कितना होता है, 63.7% होता है, ठीक है, धनात्मक अर्धचक्र में। अब ऋणात्मक अर्धचक्र में निकालते हैं, ये भी बहुत आसान है। बस क्या अंतर होगा इसमें, समाकलन करने के लिए हम लेंगे, ये तो धनात्मक अर्धचक्र का समय था 0 से T/2, ऋणात्मक अर्धचक्र में कहाँ से कहाँ तक समय लगेगा, T/2 से T तक समाकलन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, T/2 से T तक समाकलन करेंगे, ठीक है। आवेश वही 0 से Q तक ही बहेगा, ठीक है ना, आवेश एज इट इज रहेगा, बस केवल इसका जो समाकलन किए हैं हम लोगों ने यहाँ वही अंतर हो जाएगा। इसमें 0 से T/2 तक किए थे, अभी कहाँ से कहाँ तक करेंगे, T/2 से T तक करेंगे, ठीक है। इसका समाकलन करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो इसको सॉल्व करना सभी को आ गया है, ठीक है ना। तो हमारे पास पुनः वही वैल्यू आएगी, Q = 2I0 अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो ऋणात्मक अर्धचक्र में धारा का औसत मान Im ले लो इसमें भी, ठीक है। तो आवेश बराबर धारा इंटू समय अंतराल, तो इसमें भी कितना समय लग रहा है जी, आधा समय ही लग रहा है, ठीक है ना। समय अंतराल इसमें T/2 ही रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया समीकरण, ये पूरा समय T है, आधे समय में यहाँ तक पहुँचे, ये मान लो 10 सेकंड है, ठीक है ना। तो आधा समय मतलब T/2, 5 सेकंड में यहाँ तक पहुँचे, होगा कि नहीं, 5 सेकंड में आधा चक्र पूरा करेंगे, आधा मतलब 5 सेकंड, तो आधा पूरा चक्र कितना समय में लगेगा, 5 सेकंड नहीं लगेगा। तो यदि यहाँ पर T/2 है तो यहाँ भी पूरा चक्र करने में T/2 नहीं लगेगा समय, ठीक है ना। तो T/2 लिए हैं इसलिए यहाँ भी, तो मान रख दीजिए ये और ये बराबर कर दीजिए, तो हमारे पास आएगा Im की वैल्यू -2π/, माइनस में आएगा बस वैल्यू, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस लग जाएगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। तो केवल ऋणात्मक मान आएगा, Im = -0.637 I0। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान, तो धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक चक्र में औसत मान को जोड़ दो, तो ये पॉजिटिव में उतना मान, नेगेटिव में उतना ही नेगेटिव में मिला है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो हमको मिल गया। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वही है, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, एक पूर्ण चक्र के लिए वोल्टेज का औसत मान मिल जाएगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का संकेत क्या होता है, इस प्रकार से प्रदर्शित करते, परिवर्तित होता है ना, इसलिए, ठीक है। बहुत ही आसान है ये।